अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बियोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन को। क्रोमेटिन देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड क्रोमेटिन। के यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। तो हम लोग क्रोमेटिन को इस तरह से भी कह सकते हैं, सब्सटेंसेस ऑफ विच क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्रोमोसोम्स बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिन पर क्रोमोसोम्स मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय द वेल्थर फ्लेमिंग इन 1878। क्रोमेटिन को वेल्थर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1878 के अंदर। It's typically contains about twice as much protein as DNA। क्रोमेटिन के अंदर DNA की निस्बत प्रोटीन की मिकदार डबल होती है, यानी कि डबल प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और कुछ मिकदार में इसके अंदर DNA मौजूद होता है। ओरिजिनली नेम्ड बिकॉज ऑफ द रेडीनेस विद विच इट स्टेन्स विद सर्टन डाई। क्रोमेटिन का नाम उन डाइज के नेम के ऊपर पड़ा था जिनको यूज किया गया था, यानी कि जब सेल डिस्कवर हो चुका था तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए कुछ डाइज वगैरह का यूज किया गया था। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाइज को ऐड किया गया था, जिसके वजह से न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलर्ड बॉडीज नजर आई थी। उन्हें साइंटिस्ट ने क्रोमेटिन का नाम दे दिया, जिसकी वजह से इसका नेम पड़ा था। क्रोमा का मतलब होता है कलर, एटिन का मतलब होता है बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडी। तो इस वजह से क्रोमेटिन का नेम पड़ा था कलर्ड बॉडी, यानी कि क्रोमेटिन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए, प्रोटीन और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। तो इसके अंदर डीएनए की जो मिकदार होती है वो 30 से 40%, प्रोटीन्स की अगर मिकदार देखें 50 से 65% प्रोटीन होती है, यानी कि 50 से 65% प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स को फिर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, हिस्टोन्स प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। अगर हिस्टोन्स प्रोटीन को देखें तो 80% हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है क्रोमेटिन, और 20% नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद इसके अंदर आरएनए भी मौजूद होता है, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर 1 से तकरीबन 10% आरएनए पर मुश्तमिल होता है क्रोमेटिन। तो इसी तरह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्रोमेटिन बना देते हैं कि क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, जो फिर मजीद कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हिस्टोन्स प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए कितना होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसे मजीद 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है H1, जिसे हम लोग लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद H2 स्मॉल a, H2 स्मॉल b एंड H3 प्लस H4 होते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एंड आरएनए इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। अगर हम लोग देखें कि हिस्टोन्स प्रोटीन्स जितने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, अगर हम लोग उनका मॉलिक्यूलर वेट देखें और उनके अंदर अमाइनो एसिड कंटेंट को देखें तो कौन कौन से अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं किस किस हिस्टोन प्रोटीन्स की टाइप के अंदर। अगर हम लोग पहली प्रोटीन को देखें H1, जिसे प्रोटीन कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 23,000 होता है और उसके अंदर लाइसिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइसिन रिच होती है। सेकंड H2A को देखें स्मॉल ए, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तकरीबन 14,000 तक होता है। इसके अंदर स्लाइटली लाइसिन रिच होती है वो, यानी कि इसके अंदर लाइसिन की थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा होती है। अगली H2B को देखें तो उसके अंदर 13,800 के करीब उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और वो भी स्लाइटली लाइसिन रिच होती है, यानी कि लाइसिन की मिकदार थोड़ी सी उसके अंदर ज़्यादा होती है। अगर H3 के अंदर देखें तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 15,300 के करीब होता है तकरीबन, और उसके अंदर आर्जिनिन रिच इसके अंदर अमाइनो एसिड का कंटेंट होता है। H4 को देखें जो कि 11,300 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसके अंदर अर्जिनिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ये भी अर्जिनिन रिच होती है H4। अगर हम लोग इनका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट देखें तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से लेकर 30,000 तक होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। हिस्टोन्स आर हाईली हेट्रोजीनियस क्लासेस ऑफ प्रोटीन की हेट्रोजीनियस क्लासेस होते हैं, क्योंकि इसको मजीद 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4 आर इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर।
ये जो 4 टाइप्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, ये यूज़ हो रही होती हैं क्रोमेटिन फाइबर्स को बनाने में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। H1 ऐसी टाइप होती है जो हिस्टोन प्रोटीन्स की जो इस क्रोमेटिन फाइबर के स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए यूज़ हो रही होती है। H1 को हम लोग लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। होल्ड द फोल्डेड फाइबर्स को होल्ड करती है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए यूज़ हो रही होती है H1 हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमेटिन। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमेटिन की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द इंटरफेज, जो कि सेल साइकिल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान क्रोमेटिन रेप्लिकेट होते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमेटिन, जिससे हर क्रोमेटिन से मजीद 2 कॉपीज बनती हैं, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है एक क्रोमेटिन से, उसकी दूसरी स्ट्रैंड बनती है जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम्स आर्म कह रहे थे, यानी कि वो बन रही होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक दूसरे की रेप्लिकेट होते हैं। एम फेज के अंदर इन एम फेज क्रोमेटिन कंडेंसेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स। एम फेज के दौरान, जो कि सेल डिवीजन की एक फेज होती है, इसमें एक कंप्लीट क्रोमोसोम्स बन जाता है जो कि 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एट द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स के अंदर वो सेंट्रल पॉइंट होता है जिसकी मदद से क्रोमोसोम्स की जो आर्म होती हैं, जिन्हें हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं, विच इज सीन एज कंसंट्रेटेड क्रोमोसोमल रीजन, जिन्हें हम लोग कंसंट्रेटेड क्रोमोसोमल रीजन भी कहते हैं, कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, क्रोमोसोम्स की आर्म्स को होल्ड करने के लिए एक रीजन होती है जिसे सेंट्रोमेयर कह रहे हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम लोग फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन की बात करें तो टू पैकेज द डीएनए इनटू स्मॉल वॉल्यूम एफिशिएंटली। हम लोग पैकेज और डीएनए के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर एज अ कंसेप्ट ले लें तो क्या होता है कि प्रोटीन्स को डीएनए, फ़र्ज़ करें कि ये डीएनए की स्ट्रैंड है और ये प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो डीएनए क्या होगा कि इन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए खुद को रैप करेगा और इस तरह से एक बीडेड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, स्ट्रिंग्स ऑफ बीड नज़र आएंगी हमें। इसको कहते हैं डीएनए पैकिंग कहते हैं, जिसके अंदर फिर इस लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को एफिशिएंटली तौर पर पैक किया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। द पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन अलाउज फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। जैसे ही डीएनए एफिशिएंटली तौर पर क्रोमोसोम्स के अंदर पैक हो जाता है तो उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को ये अलाउ करता है। टू प्रिवेंट क्रोमोसोम ब्रेकेज, जो कि क्रोमोसोम ब्रेकेज से बचा रहा होता है। टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन को ये प्रोसेस कंट्रोल करता है और जीन्स रेगुलेशन के प्रोसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है क्रोमेटिन। पैकिंग ऑफ डीएनए को कहते हैं जो एफिशिएंटली तौर पर क्रोमोसोम्स के अंदर पैक किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग क्रोमेटिन की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।